लिंदु जी, बिहार में इस वक्त बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है, सियासी उठापटक देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्मा गया है, क्योंकि ये वही दिलीप जायसवाल हैं जिन्होंने उप मुख्यमंत्री कह दिया था नीतीश कुमार को। और ऐसे में जब जेपी नड्डा बिहार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद खबर आती है कि दिलीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आखिर इस इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है? ये बड़ा सवाल इस समय सियासी गलियारों में उठा हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है दिलीप जायसवाल की तरफ से कि जो पार्टी का रूल है कि एक व्यक्ति दो पद पर नहीं रह सकता, उसके तहत ये फैसला लिया है हमने। लेकिन अगर ऐसा था तो इतना समय क्यों लगाया गया? तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास आना चाहूंगे हम लिंदु जी सबको लेकर, लेकिन उससे पहले हम दिलीप जायसवाल का वो बयान सुनेंगे जो इस वक्त छाया हुआ है, जिस पर चर्चा चल रही है। तो दिलीप जायसवाल के बारे में जिस तरह की चर्चाएं पिछले दिनों चल रही थी, कई ऐसे बयान भी उन्होंने दिए थे जिससे नाराजगी नीतीश कुमार की देखने को मिल रही थी। हिंदुत्व को लेकर भी कई बयान उन्होंने दिए थे, जिस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि इस तरह की राजनीति अगर करेंगे तो हम एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। अंदर खाने से खबर ये आ रही थी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मुस्लिम वोटर्स और दूसरे जो समुदाय हैं वो भी कोर वोटर है नीतीश कुमार का। ऐसे में उनका ध्यान रखना, उनको नाराज ना करना, ये नीतीश कुमार की प्रायोरिटी है। और ऐसे में जब दिलीप जायसवाल का, जब उस वक्त आपको याद होगा गिरिराज सिंह एक यात्रा निकाल रहे थे, उस वक्त दिलीप जायसवाल ने खुलकर उस यात्रा का समर्थन किया था, जिसके बाद नीतीश कुमार नाराज दिखे थे। और अभी नीतीश कुमार को लेकर एक रैली में बात करते हुए दिलीप जायसवाल ही थे जिन्होंने उन्हें उप मुख्यमंत्री बोल दिया था। और उसके बाद अब यह फैसला लिया गया है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या कुछ बोले हैं पहले सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे हम लिंदु जी। नहीं, आज तो मैं इतना जानता हूं कि मैं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। क्या एक व्यक्ति एक पद भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व पूरे भारतीय जनता पार्टी का बागडोर और जिम्मेवारी मुझ पर विश्वास रखती है। तो इसीलिए मैं आज राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मंत्रिमंडल का जो ये विस्तार है वो मुख्यमंत्री महोदय का विशेष क्षेत्राधिकार होता है और वहीं से पता चलेगा। क्या आज कल कब होगा सर मंत्रिमंडल विस्तार? आज अब देखिए, महाशिवरात्रि है आज अभी पता चलेगा आपको कि ऐसा अगर कुछ भी होने को होगा तो पता चलेगा। सीएम हाउस सर जा रहा है, बैठक भी है? नहीं, सीएम हाउस में नहीं जा रहा हूं मैं। अभी माननीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग का बैठक है और मैं वहीं पर जा रहा हूं। तो जैसे कि भी हमने दिलीप जायसवाल को सुना, उन्होंने वही बात दोहराई है कि क्योंकि एक नियम है कि एक व्यक्ति दो पद पर नहीं रह सकता। लेकिन अमलेंदु जी, मैं आपके पास इस पर आना चाहूंगी, आपके पास और क्या अपडेट है? लेकिन एक जो बड़ा सवाल है कि अगर ये बात थी कि एक व्यक्ति दो पद पर नहीं रह सकता, तो फिर ये बात अब क्यों ध्यान में आ रही है अचानक से, जब नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें जोर पकड़ रही हैं? देखिए अंशिता, बिहार में बहुत गड़बड़ चल रहा है और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त तरीके से उठापटक चल रही है और दोनों एक दूसरे पर अपने दबाव की राजनीति कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल जब प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मतलब बीजेपी के, और मंत्री भी हैं, तो जिस समय इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, क्या उस समय नहीं मालूम था कि मंत्री भी हैं? तो उसी समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया था? ये इस्तीफा आज ही क्यों हुआ? और ये इस्तीफा आज भी जो है तब क्यों हुआ जब जेपी नड्डा से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है? और इससे पहले इन्होंने ही जो था वो उप मुख्यमंत्री कह दिया था नीतीश कुमार को, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री। और उसके बाद नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा जो थे वो नाराज जो थे वो नजर आए थे दिलीप जायसवाल से। जो चर्चाएं चल रही हैं अंशिता, वो चर्चाएं ये हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि दिलीप जायसवाल किसी भी हाल में मंत्रिमंडल में नहीं होंगे और उसके बाद ये उनका इस्तीफा हुआ। कल जो थे वो अड़ गए। ये सूचनाएं चल रही हैं, मतलब इस तरह की खबरें भी चल रही हैं कि जेपी नड्डा के साथ मुलाकात में नीतीश कुमार अड़ गए कि दिलीप जायसवाल जो हमको नहीं चाहिए। हालांकि दिलीप जायसवाल ने बीच में पैच करने की कोशिश की थी नीतीश कुमार के साथ और उन्होंने अभी 4 दिन पहले सार्वजनिक तौर पर एक बयान दे दिया था कि नीतीश कुमार में दैवीय शक्तियाँ आ गई हैं। तो यानी एक तरीके से देवता बनाने की कोशिश जो थी वो नीतीश कुमार को की थी, ताकि नीतीश कुमार ये भूल जाएं कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री कह दिया था। और इनके उस दैवीय शक्ति वाली बयान पे जो आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने बहुत तगड़ा प्रहार किया था। उनका था कि ये दैवीय शक्तियां कहना जो है ये नीतीश कुमार का अपमान है और ये जो है अपमान कर रहे हैं दिलीप कुमार जायसवाल नीतीश कुमार का। तो हो सकता है नीतीश कुमार ने उनके इस बयान को भी जो वो पैच करने के लिए दिया था उसको भी अपने अपमान के तौर पर देखा हो। तो यानी बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच
सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्योंकि कल जब बैठक होनी थी उससे पहले ही उनके बेटे जो थे, उनके बेटे हैं निशांत कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि एनडीए भी जो है वो पिताजी को सीएम पद का फेस घोषित करे। वो हम लोग बाइट सुनवाई भी थी। तो ये इसका मतलब बिहार में बहुत कुछ जो है वो गड़बड़ चल रहा है। और एक तरीके से कहा जाए सतह पर ये चीज़ें सामने खुलकर आ गई। आप देखना ये कि जैसे वो बता रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के पास नहीं जा रहा हूँ, इस्तीफा देने भी वो कहाँ जा रहे हैं, सम्राट चौधरी के पास जा रहे हैं। वहाँ जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पर उनका इस्तीफा जो है वो वायरल हो रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, जब मंत्री पद से इस्तीफा देना है तो फिर नीतीश कुमार के पास जाना बनता है, लेकिन वो सम्राट चौधरी के पास जा रहे हैं जो कि उप मुख्यमंत्री। ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी है अमलेंदु जी। हाँ, और बड़ी जानकारी है। और दूसरी बात ये कि अगर दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं तो पार्टी के अंदर तो ओहदा दिलीप जायसवाल का बड़ा हुआ कि सम्राट चौधरी का बड़ा है। बिल्कुल। तो सम्राट चौधरी के घर क्यों जा रहे हैं? तो अगर आप पार्टी अध्यक्ष हैं तो अब तो आप सम्राट चौधरी को आपके घर पे आना चाहिए। तो आपको इस्तीफा देना भी था तो या तो आप गवर्नर हाउस जाकर देते इस्तीफा, या फिर आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री को सौंपते। फिर आप ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र किसको बनाते हैं। अभी तक मतलब दिलीप जायसवाल को ये कोई जानकारी नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। दिलीप जायसवाल को ये जानकारी नहीं है, मगर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको सारी जानकारी है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। उसने चलाना शुरू कर दिया है कौन मंत्री बन रहा है कौन मंत्री नहीं बन रहा है। जी बिल्कुल। और ये कहा जा रहा है कि अब आज ही जिस तरह की खबरें अब चलना शुरू हो गई हैं कि मंत्रालय के बंटवारे पर जो चर्चा शुरू हो गई, यानी इससे एक बात साफ हो जाती है अमलेंदु जी कि जब जेपी नड्डा बिहार पहुंचे तब उस समय पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जो नीतीश के साथ तल्खियां हैं उस पर विराम लगेगा। दूसरी तरफ ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब हो सकता है जल्दी चुनाव की जो चर्चा जोर पकड़ रही है उस पर शायद कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी के जो है भागलपुर पहुंचने के बाद जेपी नड्डा का अचानक से बिहार दौरे पर जाना, ये भी एक तरह से राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए थे कि आखिर ऐसा क्या वजह रही जिसकी वजह से जेपी नड्डा अचानक से बिहार पहुंच गए। जबकि पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार जब दिल्ली आ रहे थे तो जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी, वो जेपी नड्डा से नहीं मिल रहे थे। इससे पहले भी जब जेपी नड्डा पटना आए थे तो नीतीश कुमार उनसे मिलने नहीं पहुंचे थे। और इस तरह से लगातार दूरी बनाने के बाद अचानक से पीएम मोदी पहले बिहार पहुंचते हैं और वहां फिर उन दोनों की आपस में कुछ बातचीत होती है, जिसके कई विजुअल्स में हमने दिखाया आपको कि स्टेज पर ही कुछ आपस में कुछ बातचीत चल रही थी। तो इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि क्या हो सकता है कुछ ऐसा मैसेज नीतीश कुमार ने दे दिया है। तो इसको और लेकर क्या कुछ जानकारी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं अविनाश जी। अविनाश जी, क्या अपडेट है आपके पास कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो या जेपी नड्डा का दौरा हो, ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो विधानसभा चुनाव है वो अप्रैल मई में कराना चाहते हैं। इस समय जो परिस्थितियां, क्योंकि अचानक चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार तो पूरा प्रदेश घूम आए हैं, तो वो विपक्ष को चौंकाना चाहते हैं कि विपक्ष को तैयारी का मौका कम से कम मिल सके। और दूसरी बात, नीतीश कुमार को यह भी पता है कि बीजेपी उनके साथ है, जिसके पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए नीतीश कुमार की कोशिश थी कि चुनाव जल्दी करा लिए जाएं। वैसे कहा तो यह जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव के समय ही चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन उस समय बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से चर्चाएं शुरू हो गई थी कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हरी झंडी दे दी है कि वो चाहे जब चुनाव करवा सकते हैं। और चुनाव उस तरीके से बयान भी शुरू हो गए थे। जिस तरीके से विजय सिन्हा का हमने बयान देखा था, उन्होंने कहा था कि भाई नीतीश कुमार जब चाहें तब चुनाव करा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हुई है, क्योंकि अभी कल नीतीश कुमार जो बिहार में जेपी नड्डा से मिले थे तो ये कहा गया था कि यह मुलाकात चुनाव को लेकर है। लेकिन 24 घंटे के अंदर खबर आती है कि दिलीप जायसवाल का इस्तीफा हो गया है। उसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार के 4 बजे ये बताया जा रहा है कि नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। ये संख्या 5 से 7 हो सकती है। लेकिन जेडीयू का एक भी मंत्री इसमें नहीं बन रहा है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयार भी नहीं थे। और बीजेपी की तरफ से लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार पर दबाव डाला जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार कीजिएगा, लेकिन नीतीश कुमार लगातार टाल रहे थे। आपने देखा होगा जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ में भी थे उस समय भी मंत्रिमंडल विस्तार उन्होंने नहीं किया था। राहुल गांधी भी जब जाते थे तो उन्होंने भी नीतीश कुमार से पूछा था कि भाई कब नए मंत्री बना रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार लगातार उस चीज को टालते चले गए। और इसी के चलते जो महागठबंधन में दरार भी पड़ी थी। और अब जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में, बीजेपी भी 1 साल से नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिएगा, क्योंकि कुछ मंत्री बनाए जाने हैं। क्योंकि बीजेपी के पास जो सीटें हैं वो जेडीयू से जस्ट डबल सीटें हैं। और जो गठबंधन में जो बात हुई थी कि भाई जिसके पास जितने विधायक हैं उसी के अनुसार उसको मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलेगी। तो नीतीश कुमार को यह तो पता था कि नए मंत्री जो बनाए जाएंगे उसमें मैक्सिमम बीजेपी के ही होने हैं।
तो इसीलिए नीतीश कुमार इसको टाल रहे थे। नीतीश कुमार की कोशिश यह थी कि भाई जल्दी से जल्दी चुनाव करा लिया जाए, लेकिन अब जब बीजेपी की तरफ से जब जेपी नड्डा गए, और आपने देखा होगा कि 2 बार नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, और उनकी बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, या पीएम नरेंद्र मोदी हो, उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब ये मुलाकात का उनको समय नहीं मिला दिया गया, या नीतीश कुमार ने खुद उनसे मुलाकात नहीं की, इस पर कई चीजें चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा का बिहार जाना और उसके 24 घंटे के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार की खबर आ जाना, साफ है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की कोई भी डिमांड नहीं मानी है। और अगर ऐसी बात है कि तो जिस तरीके से निशांत सिंह हमने कल बयान सुना है, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि अभी जो बीजेपी का एनडीए गठबंधन जो वहां बिहार में है, इसके अंदर खींचतान जबरदस्त तरीके से मची हुई है। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो खबर तो आ गई, लेकिन जो बाकी के उनके सहयोगी हैं उनसे पूछा ही नहीं गया है। जबकि आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी तो लगातार एक मंत्री पद मांग रहे हैं, इस बार तो उनको पता ही नहीं था कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है, उनसे तो चर्चा ही नहीं हुई है। बस खाली जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच में चर्चा हुई है, और उसके बाद से अचानक ही खबर आती है कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार आज 4 बजे होने वाला है। तो अभी आप देखिएगा कि कुछ समय बाद शायद जीतन राम मांझी का भी इसको लेकर कोई बयान आ जाए, क्योंकि अभी तक तो मांझी को भी नहीं पता था आज से कल शाम तक कि इस तरीके की कोई घटना होने वाली है। तो मंत्रिमंडल विस्तार का मामला हो, चाहे चुनाव के जल्दी से चुनाव कराने का मामला हो, या नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाने का मामला हो, हर मुद्दे पर इस समय एनडीए के अंदर जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। तो और इसका 4 बजे के बाद, 4 बजे से पहले हमें देखेंगे कि भाई इस जो लिस्ट बनाई जा रही है, पहले शुरुआत कहा जा रहा था कि 5 मंत्री बनेंगे, फिर खबर आई कि 6 हो सकते हैं, फिर खबर आई कि 7 हो सकते हैं। पहले शुरुआत में चल रहा था कि जेडीयू के भी मंत्री बनेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जेडीयू का कोई मंत्री नहीं बन रहा है। तो आप मान के चलिएगा कि ये टकराव की जो स्थिति बनी हुई है, ये आगे बढ़ने ही वाली है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी ये जानकारी देने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि कैसे एकदम से एक्टिव हो गए हैं वहां पर बिहार में। मतलब यहाँ पर आप देख रहे थे अमलेंदु जी भी, पिछले दिनों बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। नीतीश कुमार लगातार दूरी बना रहे थे, इसकी चर्चा तो चल रही थी कि नीतीश कुमार शायद पलटी मार सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पलटी मारने के बयानों के बावजूद, मतलब कयासों के बावजूद बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। बीजेपी उसको कोई खास तवज्जो नहीं दे रही थी। लेकिन आप इसे देखिए अमलेंदु जी की कैसे अचानक से निशांत कुमार की एंट्री हुई है राजनीति में, और इधर बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। ऐसे भी समझा जा सकता है कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं कि बीजेपी का जो सपना था कि वो जेडीयू को खत्म कर देगी, निशांत कुमार की एंट्री से बीजेपी के उस सपने पे पानी फिर जाएगा। तो क्या तेजस्वी यादव के जो दावे हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई दिखाई दे रही है कि क्योंकि अब जेडीयू को उत्तराधिकारी मिलने वाला है, तो ऐसे में बीजेपी का जो सपना था वो टूट रहा है। यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर एक्टिव दिखाई दे रही है और नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल अंशिता, यही है कि नीतीश कुमार ने जो अपना एक मतलब तुरुप का इक्का जो कहा जाता है, जो चला है निशांत कुमार के तौर पे, और उनके जो बयान आ रहे हैं वो साफ तौर पे संकेत है कि निशांत कुमार की एंट्री हो रही है। इसके जरिए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा संकेत दे दिया कि आप जो जनता को हड़पने की कोशिशें कर रहे हैं वो आपकी कामयाब नहीं होंगी, उत्तराधिकारी हमारा तैयार है, वो इसको आगे संभालेगा। और नीतीश कुमार जो है वो कमजोर नहीं पड़े हैं, ये बताने की नीतीश कुमार ने बीजेपी को एक तरीके से कहा है। इधर अंशिता जो सवाल चल रहे हैं, अब ब्रजमोहन जाखड़ जी हैं, हम लोगों के दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं, उन्होंने बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि भाई जेपी नड्डा भी तो 2 पदों पर हैं, वहां ये नियम लागू क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल तो जो जिस आधार पे इस्तीफा दिलीप जायसवाल दे रहे हैं, उस आधार पर जेपी नड्डा मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों नहीं देते। और वो तो 3-3 पद संभाले हुए हैं, मतलब बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा में नेता सदन भी हैं और मंत्री भी हैं, तो 3-3 पद संभाले हुए हैं। तो एक व्यक्ति एक पद का मामला जेपी नड्डा पे लागू क्यों नहीं होता, जो दिलीप जायसवाल पर लागू हो गया। इसका मतलब साफ तौर पे यही है कि दिलीप जायसवाल पर ये दबाव पड़ा, और ये दबाव जो है ये नीतीश कुमार की तरफ से है कि दिलीप जायसवाल नाम की व्यक्ति हमारे मंत्रिमंडल में नहीं चाहिए, ऐसा समझा जा सकता है जो चर्चाएं चल रही हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि नीतीश कुमार की नाराजगी जिस तरह से बढ़ रही थी, और नीतीश कुमार की नाराजगी को एक तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही थी, क्योंकि बीजेपी मानकर चल रही थी कि नीतीश कुमार के पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है एनडीए के साथ रहने के अलावा, क्योंकि नीतीश कुमार को ना तो सीएम पद वहां से मिल रहा है महागठबंधन की तरफ से, और एनडीए देने के लिए राजी नहीं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साध लेगी बीजेपी, ये मानकर अभी बीजेपी चल रही थी कि कुछ दिनों के लिए इन्हें छोड़ दिया जाए, ये अपने आप सही तरह से अपने ये सारे कार्यक्रमों में और जो देखा जाएगा वो मतलब उस तरह से वो काम करने लगेंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी एक तरह से कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से उन्होंने भी
बढ़िया खेल चला, प्लान बी तैयार किया, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे अमलेंदु जी लगातार कि नीतीश कुमार ने प्लान बी तैयार किया और उसी के तहत निशांत कुमार की एंट्री हुई है। और निशांत कुमार को लेकर जो पोस्टर्स लगे जेडीयू कार्यालय पर, जेडीयू के दफ्तर पर, उस पर वहां पर यह साफ हो गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अब हरी झंडी दे दी है कि निशांत कुमार को अब एंट्री कर लेनी चाहिए राजनीति में। अब समय आ गया है कि निशांत कुमार को इसकी पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए। और ये बात उनके बयान में भी साफ जाहिर हुई जब उन्होंने ये बात कही कि हमारी पार्टी, जबकि उन्होंने सदस्यता अभी तक नहीं ली है। तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार के बयानों में निशांत कुमार के जो तेवर हैं या निशांत कुमार की जिस तरह की जो आ रही हैं चीजें, जो तल्ख तेवर भी दिख रहे हैं बीजेपी को लेकर, ये बता रहे हैं कि उन्होंने अभी से ये अपना पदभार संभाल लिया है। भले ही सिर्फ एक कह सकते हैं औपचारिक ऐलान रहना बाकी रह गया है, औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं, लेकिन ये सच है कि निशांत कुमार ये समझ चुके हैं कि अब पार्टी की कमान उनको अपने हाथ में लेनी है। और इसको लेकर निशांत कुमार को लेकर नीतीश कुमार ने पूरी तैयारी भी कर ली। और यही वजह है कि बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है और अचानक से ये मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर दी गई है। यानी अभी ये तो साफ हो गया है कि जो चर्चाएं लगातार चल रही थी कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। और उसके साथ ही साधने के लिए नीतीश कुमार के अलावा जो दूसरे जो लोग नाराज हैं उनको साधने के लिए कहीं ना कहीं ये मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इसको लेकर? असल में अंशिता, नीतीश कुमार जल्दी चुनाव क्यों चाहते थे और क्यों चाहते हैं, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग से मिलकर उसने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में चुनाव जीता है, विपक्ष के ये आरोप हैं। अब वो कितने सही है कितना गलत है विपक्ष जाने और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं। तो समझा ये जाता था कि नीतीश कुमार ये भांप गए हैं कि बीजेपी उसी तरीके के खेल जो है उनके साथ करने जा रही है बिहार में। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए ताकि बीजेपी को इतना मौका ही नहीं मिल पाए कि वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर कोई खेल कर सके। लेकिन अब जो परिस्थितियां नीतीश कुमार ने पैदा कर दी, अब बीजेपी वो खेल कितना कर पाएगी ये अब बीजेपी के लिए संकट हो गया। चूंकि वो खेल तभी हो सकता था जब नीतीश कुमार को दबाव में बीजेपी लेती, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में नहीं आ रहे हैं, बल्कि दबाव नीतीश कुमार का काम कर रहा है बीजेपी पर। यह साफ देखा एक तरीके से जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनको लेकर वो कहा कि लाडले मुख्यमंत्री, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो मखाना जो है वो 300 लालू यादव ने बहुत जबरदस्त तरीके से एक निशाना साधा है। उस ट्वीट को हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर लाया जाए, हमारी टीम से हम कहेंगे और बताएं कि लालू यादव ने, मतलब जैसे कि हम लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं अमलेंदु जी, कि लालू यादव इस बार बेहद सक्रिय हैं और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती से बीजेपी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। और अब जब वहां पर पहुंचे पीएम मोदी, तो सभी की निगाहें थी कि जो 15 सवाल उनसे पूछे गए हैं तेजस्वी यादव की तरफ से, क्या उनके जवाब मिलेंगे। और उसके बाद उनके जवाब तो नहीं मिले, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने बहुत ही रोचक तरीके से उन पर निशाना साधा है। तो हम पहले ट्वीट पढ़कर बता देते हैं अपने दर्शकों को। लालू यादव ने लिखा है, अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है। अगली बार 350 दिन बिहारी भूजा खाएंगे, 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे, बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स का गमछा या कुर्ता पहनेंगे, भोजपुरी, मगई, अंगिका, बज्जिका, सुरजापुरी और मैथिली भाषा की 2-4 उधारी लाइनों से संबोधन की शुरुआत करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी और अन्य महापुरुषों से संबंध बताएंगे। मतलब आप कितने अच्छे तरीके से पूरा बता दिया कि आगे जो अब बिहार चुनाव हो रहे हैं या होंगे इस साल के आखिर में, उसकी जो तैयारियां होंगी, तो क्या क्या बदलाव पीएम मोदी के संबोधन में आपको देखने को मिल सकते हैं, इसका पहले ही पूरा लेखा जोखा लिखकर दे दिया है लालू जी ने। हाँ बिल्कुल, लालू जी ने एकदम बता दिया कि प्रधानमंत्री क्या क्या करेंगे। और ये अक्सर सभी राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री की इसी तरीके की रणनीति दिखाई पड़ती है अंशिता। और ये साफ तौर पर देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री यही सब करते हुए नजर आएंगे। जो कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री यही करते हुए नजर आएंगे। शुरुआत उन्होंने 300 दिन जो मखाना खाने से कर दी, 300 दिन मखाना खाते हैं। यानी जो अल्पेश ठाकुर जो बीजेपी के नेता, उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री जो वो 80,000 रुपए किलो का मशरूम खाते हैं, तो उसकी बजाय प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि वो मखाना खाते हैं। तो अब ये उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो अब ये क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं, चलिए इस बहाने अब ये भी मालूम पड़ता रहेगा कि प्रधानमंत्री साल में 365 दिन खाते क्या है। सोना पता चल चुका है कि कितना सोते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। तो अब ये क्या क्या खाते हैं ये भी पता चल जाएगा। बाकी हमारे
हमारी मीडिया को तो सब मालूम है, और वो नए नए पत्रकार जो बने हैं अक्षय कुमार, उन्हें मालूम भी है कि वो आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, ये भी सवाल उन्होंने पूछ लिया, लेकिन मालूम पड़ता रहेगा कि प्रधानमंत्री क्या क्या खाते हैं। बहरहाल अंशिता, जो खाने पीने की बात अलग है, लेकिन बिहार में राजनीति जबरदस्त तरीके से करवट ले रही है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो उठापटक का खेल चल रहा है वो देखा जाएगा कि आगे जाकर अब किस करवट बैठता है। नीतीश कुमार कितना भारतीय जनता पार्टी को दबा पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी कितना नीतीश कुमार का नुकसान कर पाती है। लेकिन निशांत कुमार ने कल जो एक बात कही थी अंशिता, हम चाहेंगे कि एक बार उसको सुन भी लीजिएंगे, दोबारा भी सुन लेंगे। वो कह रहे हैं कि पिछली बार आपने 43 सीटें दी थी, इस बार सीटें बढ़ा दीजिए। तो यानी 43 सीटें दी थी जनता ने, इस बार बढ़ा दीजिए, तो सीटें तभी बढ़ेंगी जब आप ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार की तरफ से दबाव पूरा बना हुआ है कि हम ज़्यादा सीटों पर भी लड़ेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी हम ही होंगे, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री भी हम ही होंगे। ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी। ये दबाव नीतीश कुमार की तरफ से साफ तौर पर बना हुआ है। बिल्कुल, पहले हम निशांत कुमार को सुनना चाहेंगे, उनका जो कल का बयान था, जिस पर हमने ये भी चर्चा की थी कि पहले जो बयान था वो बड़ा था, उसको फिर हटाया गया, और उसके बाद जो दूसरी क्लिप डाली गई उसमें से कुछ अंश उनके बयान से हटा दिए गए। लेकिन पहले हम निशांत कुमार को सुनेंगे, उस पर आगे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और अच्छा आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलो, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें, और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है, और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे तो अभी हम निशांत कुमार को सुन रहे थे, और जैसे कि हम जी आपने सुना कि जब उनसे कहा गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जनता के दरबार में चलते हैं, जो जनता फैसला करेगी वो स्वीकार करेंगे। यानी कहीं ना कहीं संकेत दे दिए कि इस बार वो चुनाव लड़ने का भी मन बना रहे हैं। खैर, अभी चुनाव आयोग से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल निशांत कुमार के जो बयान है, उनके मायने क्या दिख रहे हैं, किस तरह से, क्योंकि आप देखिए लगातार जो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र चुनाव के में जो किया बीजेपी ने, उसने ही बिहार की राजनीति में इतनी उथल पुथल पैदा कर दी। तो बीजेपी ने वहां पर इस रणनीति के साथ काम किया कि जो ज्यादा सीटें जीत कर आएगा वो उसका सीएम बनेगा। अब जब ज्यादा सीटों पर लड़ी ही बीजेपी थी तो जाहिर तौर पर सीट पे जीतेगी भी वही ज्यादा, और वही रणनीति यहाँ बिहार में अपनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी का तोड़ क्या निकाला है निशांत कुमार ने अपने बयान के जरिए। बिल्कुल इसी का तोड़ निकाला है, और ये साफ संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार ना एकनाथ शिंदे हैं और ना उनको एकनाथ शिंदे बनने दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भागलपुर गए थे तो उन्होंने लाडले मुख्यमंत्री कहकर ये संकेत देने की कोशिश की थी कि नीतीश कुमार को भी लाडला मुख्यमंत्री ठीक उसी तरह बनाया जाएगा जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को बना दिया गया था। क्योंकि लाडला मुख्यमंत्री तो उन्हीं की योजना थी, एकनाथ शिंदे की। तो लाडला मुख्यमंत्री जो मतलब लाडली बहन योजना, लाड़की बहन लाड़की बहना योजना और लाडली बहन योजना तो शिवराज चौहान की थी। तो दोनों का क्या हश्र किया बीजेपी ने, तो ये बताने की कोशिश की लाडला मुख्यमंत्री कैसा होता है बीजेपी का, तो वो उस तरीके से बनाया जाएगा। नीतीश कुमार इसको तुरंत उन्होंने पकड़ लिया कि प्रधानमंत्री का सूत्र वाक्य जो है कि ये संकेत देकर यहाँ से जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने फिर अपना दांव चल दिया। और फिर अब एकदम से घोषणा हो गई कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में हो रही है, और साफ तौर पर हो रही है, और बड़े दावे के साथ हो रही है। यानी सबसे पहला दावा उनका यही है कि एनडीए भी घोषित करे
और ये बयान उस समय का है जब नीतीश कुमार जेपी नड्डा से मिलने गेस्ट हाउस जा रहे थे, उससे पहले ये बयान दिया गया है। यानी नीतीश कुमार की जेपी नड्डा से मुलाकात से पहले ये दबाव बना दिया गया कि एनडीए को घोषित करना पड़ेगा अगर नीतीश कुमार का साथ चाहिए। देखिए बीजेपी के सामने संकट क्या है अंशिता, कि उसको नीतीश कुमार का साथ भी चाहिए और अपनी सरकार भी चाहिए, दोनों चीजों से जाए। तो यानी नीतीश कुमार से दोस्ती और दुश्मनी दोनों बीजेपी निभाना चाहती है। दोस्ती इसलिए निभाना चाहती है कि बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सरकार में आने का सपना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन वो चाहती है कि नीतीश कुमार से फायदा तो ले लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार का हाल एकनाथ शिंदे जैसा कर दिया जाए। नीतीश कुमार उस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने जो दांव चला है वो इसीलिए है ये कि अब आप हमको जो है नहीं बना पाएंगे। और जो बड़ी बात वो है ये कि अगर नीतीश कुमार को मान लीजिए इंडिया गठबंधन ने भी अपने रास्ते बंद करनी है, साफ कह दिया कि भाई यहाँ तो अब तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो नीतीश कुमार के सामने फिर क्या रास्ता होगा कि नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ें। अगर नीतीश कुमार अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तो जितनी सीटें नीतीश कुमार की इस समय, इतनी सीटें तो आ ही जाएंगी नीतीश कुमार की। और हो सकता है कि लड़ाई फिर आरजेडी और नीतीश कुमार के जेडीयू के बीच हो, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से ही आउट हो जाए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी ये भी सोच रही है कि मामला खराब हो सकता है, तो नीतीश कुमार को मनाना भी है और नीतीश कुमार को दबाना भी है। दोनों रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, नीतीश कुमार जरूरी है, तो इसलिए अगर जरूरी है तो शर्तें भी मानना नीतीश कुमार की वो भी जरूरी है। मतलब जरूरी और मजबूरी यहाँ दोनों ही एक साथ है कि नीतीश जरूरी है और मजबूरी भी है। तो यहाँ पर बीजेपी बहुत बुरी तरह फंस गई है। मतलब कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिरी समय पर ऐसा दांव चल गया जिससे बीजेपी जो भी दांव चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, नीतीश कुमार को अलग थलग करने की प्लानिंग थी, चिराग पासवान को आगे करने की कोशिश थी, तमाम तरह की चीजें पिछले दिनों देखने को मिली। जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार कार्यक्रम से दूरी बना रहे थे, और लेकिन बड़ी बात यह थी कि नीतीश कुमार को मनाने की कोई कोशिश बीजेपी की तरफ से नहीं की जा रही थी। यानी अगर नीतीश कुमार ने वहां पर बिहार आने वाले हैं अमित शाह और उनको पता चलता है कि नीतीश कुमार शायद उनसे नहीं मिलेंगे, तो अमित शाह